आज की सुबह महाराष्ट्र के लिए एक बहुत ही दुखद खबर लेकर आई है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार वो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। बारामती के पास लैंडिंग के दौरान उनका विमान क्रैश हो गया। प्रधानमंत्री से लेकर हर कोई सबने इस पर शोक जताया है। उनको एक जमीनी और मेहनती नेता के तौर पर याद किया जा रहा है। आज हम यहाँ सिर्फ ये खबर दोहराने नहीं वाले हैं। हमारे पास जो भी शुरुआती रिपोर्ट्स हैं, एविएशन एक्सपर्ट्स के जो बयान आए हैं और जो राजनीतिक विश्लेषण हो रहा है, हम उसकी गहराई में उतरेंगे। हमारा मकसद ये समझना है कि असल में हुआ क्या था, पर्दे के पीछे जांच एजेंसियां क्या देखेंगी और सबसे जरूरी, महाराष्ट्र की राजनीति पर इसका असर क्या होगा। बिल्कुल, जब भी ऐसी कोई बड़ी घटना होती है ना, तो शुरुआती कुछ घंटों में बहुत शोर होता है, बहुत सारी अलग अलग बातें होती हैं। हमारा काम है उस शोर को थोड़ा हटाकर एक साफ तस्वीर सामने रखना। तो हम इसे 3 हिस्सों में देखेंगे। पहले, ये हादसा हुआ कैसे, मतलब उसकी तकनीकी जानकारी क्या है। दूसरा, सबसे बड़ा सवाल, ऐसा हुआ क्यों। इसमें हम जांच की प्रक्रिया और जो भी संभावित कारण हैं उनको समझेंगे। और फिर आखिर में अजीत पवार की जो राजनीतिक विरासत है और इस हादसे का महाराष्ट्र की सत्ता पर क्या असर पड़ेगा, उसका विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। ये हादसा कब हुआ, कैसे हुआ? जो जानकारी है उसके मुताबिक ये एक छोटा प्राइवेट जेट था। हाँ, ये एक लियर जेट 45 था। ये बिजनेस जेट्स की दुनिया में मतलब काफी भरोसेमंद माना जाता है। विमान ने मुंबई से सुबह 8:10 पर उड़ान भरी और उसे बारामती पहुंचना था। हाँ, बारामती जोधपुर जिले में है, पवार परिवार का गढ़ माना जाता है। और सबसे अहम बात यह है कि हादसा हवा में नहीं हुआ, ये हुआ जमीन पर उतरते वक्त, जिसे एविएशन की भाषा में आप कह सकते हैं सबसे क्रिटिकल फेज में से एक माना जाता है। और जो चश्मदीदों के बयान आ रहे हैं वो तो काफी भयावह है। कह रहे हैं कि विमान उतरते ही आग के गोले में बदल गया। और यहीं पर एक छोटी सी तकनीकी बात छुपी है जो बहुत जरूरी है। विमान रनवे के पक्के हिस्से पर नहीं उतरा, बल्कि उसके किनारे पर, जिसे शोल्डर कहते हैं। अच्छा, मतलब कच्ची जमीन पर। बिल्कुल। अब देखिए, रनवे तो कंक्रीट और तारकुल से बनता है, हजारों टन वजन सहने के लिए। लेकिन ये शोल्डर वाला जो हिस्सा होता है वो बस मिट्टी और बजरी का होता है, इमरजेंसी के लिए। जब एक भारी तेज रफ्तार विमान उस कच्ची जमीन पर उतरता है तो वो वजन सह नहीं पाती। तो नतीजा क्या होता है? लैंडिंग गियर धंस जाता है, विमान का बैलेंस बिगड़ता है और वो पलट जाता है। और जो बड़ा विस्फोट हुआ जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, वो शायद इसी वजह से हुआ होगा, क्योंकि विमान के पंखों में जो ईंधन होता है वो जमीन से टकराकर फौरन आग पकड़ लेता है। ये सुनकर ये अंदाजा हो रहा है कि कितनी गंभीर स्थिति रही होगी। विमान में 5 लोग थे जहां तक मुझे पता है। हाँ, और दुर्भाग्य से कोई भी बच नहीं पाया। डीजीसीए मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उन्होंने भी इसकी पुष्टि कर दी है। विमान में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार तो थे ही, उनके अलावा 2 क्रू सदस्य थे, पायलट इन कमांड और फर्स्ट ऑफिसर। और उनके साथ एक सुरक्षा अधिकारी भी थे। जी, उनके एक निजी सुरक्षा अधिकारी पीएसओ और एक अटेंडेंट भी थे। और लियर जेट 45 में 8-9 लोगों की जगह होती है, तो ये कोई ओवरलोडिंग का मामला नहीं था। ठीक है, ये तो हुई घटनाटिनाक, लेकिन अब उस सवाल पर आते हैं जो सबके मन में है। मौसम साफ था, एक अनुभवी राजनेता को विमान ले जा रहा था और लैंडिंग से बस कुछ पल पहले ऐसा हो गया। मतलब ये हुआ क्यों? एक्सपर्ट्स का पहला शक किस चीज पर जाता है ऐसी स्थिति में? ये बिल्कुल सही सवाल है, और यही सवाल जांचकर्ताओं के दिमाग में भी सबसे पहले आता है। जब कोई बाहरी कारण जैसे खराब मौसम नजर नहीं आता, तो जांच मुख्य रूप से 3 दिशाओं में जाती है: मशीन, इंसान और माहौल। डीजीसीए की टीम ने जांच शुरू कर दी है और उनकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी विमान का ब्लैक बॉक्स ढूंढना। ब्लैक बॉक्स के बारे में हम सुनते तो बहुत हैं, पर ये असल में है क्या और इससे क्या जानकारी मिलने की उम्मीद होती है? देखिए, ब्लैक बॉक्स असल में एक नहीं, 2 अलग अलग डिवाइस होते हैं। एक होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसे एफडीआर कहते हैं। ये विमान की स्पीड, ऊंचाई, इंजन की परफॉर्मेंस, ऐसी सैकड़ों चीजें रिकॉर्ड करता है। अच्छा। और दूसरा होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, सीवीआर। ये कॉकपिट के अंदर की सारी बातचीत, सारी आवाजें रिकॉर्ड करता है। इन दोनों से मिली जानकारी को मिलाकर जांचकर्ता हादसे से ठीक पहले के उन आखिरी पलों को एक तरह से रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। क्या पायलटों ने किसी गड़बड़ी की बात की थी? क्या कोई अलार्म बजा था? मतलब हर एक सेकंड का हिसाब मिल जाता है। बिल्कुल, हर एक सेकंड का। तो जांच की पहली दिशा हुई मशीन, मतलब कोई तकनीकी खराबी। एक रिपोर्ट में मैंने पढ़ा कि क्रैश से 40 सेकंड पहले किसी गड़बड़ी का संकेत मिला था। हाँ, ये अभी शुरुआती जानकारी है, जिसकी पुष्टि तो ब्लैक बॉक्स के डेटा से ही होगी। लेकिन हाँ, जांच इस एंगल से जरूर होगी।
क्या इंजन में कोई खराबी आई? क्या फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया था? या कोई हाइड्रोलिक या इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल हो गया? ये सारी संभावनाएं देखी जाएंगी। लेकिन आपने कहा कि लियाजेट 45 का सेफ्टी रिकॉर्ड तो काफी अच्छा माना जाता है। अच्छा सेफ्टी रिकॉर्ड का असल में मतलब क्या होता है? क्या इस मॉडल का कोई विमान कभी क्रैश ही नहीं हुआ? ये बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा सेफ्टी रिकॉर्ड का मतलब परफेक्ट रिकॉर्ड नहीं होता। इसका मतलब बस ये है कि इस मॉडल के विमानों ने जितने घंटे उड़ान भरी हैं, उसके अनुपात में हादसों की संख्या बहुत कम है। लेकिन यहाँ एक और पहलू है जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, खासकर भारत में छोटे विमानों के मामले में। वो क्या? वो है छोटे हवाई अड्डों पर रखरखाव के मानक। एक बड़ी एयरलाइन अपने विमानों का रखरखाव जिस स्तर पर करती है, क्या वही मानक प्राइवेट जेट्स और छोटे एयरफील्ड्स पर भी लागू होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर डीजीसीए की टीम जरूर ध्यान देगी, भले ही वो अपनी रिपोर्ट में इसे खुलकर ना लिखें। ये तो हुई मशीन की बात, लेकिन विमान उड़ाने में सबसे अहम तो इंसान होता है। क्या मानवीय भूल की भी कोई गुंजाइश देखी जा रही है? बिल्कुल। एविएशन की दुनिया में आप मानकर चलिए कि 70 से 80% हादसों में कहीं ना कहीं मानवीय भूल एक बड़ा कारण होती है। इसे सिर्फ पायलट एरर कहना थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें कई चीजें शामिल होती हैं। जैसे क्या पायलट ने लैंडिंग की स्पीड या एंगल का गलत आकलन किया? क्या वो किसी वजह से तनाव में थे? एयर ट्रैफिक कंट्रोल मतलब एटीसी से उनकी क्या बातचीत हुई? क्या एटीसी की तरफ से कोई गलत निर्देश तो नहीं दिया गया? ये सब जांच का हिस्सा होगा। और तीसरा पहलू आपने माहौल का बताया था। मौसम तो साफ था, तो फिर इसमें क्या जांच होगी? साफ मौसम का मतलब सिर्फ ये होता है कि बादल नहीं थे या बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन कई अदृश्य चीजें हो सकती हैं, जैसे विंड शीयर मतलब हवा की गति या दिशा में अचानक और बहुत तेज बदलाव। लैंडिंग के वक्त अगर ऐसा हो जाए तो विमान को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा। या फिर हो सकता है रनवे पर कोई पक्षी या जानवर आ गया हो, जिससे बचने के लिए पायलट को अचानक कोई तेज मोड़ लेना पड़ा हो। तो जांच टीम इन सभी संभावनाओं को एक एक करके देखेगी। जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। तो एक तरफ तो ये तकनीकी जांच है जो शायद महीनों चलेगी, लेकिन इस हादसे का राजनीतिक असर तो तुरंत दिखना शुरू हो गया है। अजीत पवार सिर्फ एक यात्री नहीं थे, वो महाराष्ट्र की सत्ता के एक बहुत अहम स्तंभ थे। बिल्कुल। और यहीं से इस घटना का दूसरा और शायद ज्यादा जटिल अध्याय शुरू होता है। अजीत पवार की शख्सियत को समझना जरूरी है। वो सिर्फ शरद पवार के भतीजे नहीं थे। वो अपने आप में एक पावर सेंटर थे। 1959 में जन्मे और महाराष्ट्र के इतिहास में सबसे ज्यादा बार उप मुख्यमंत्री रहे। उन्हें दादा के नाम से जाना जाता था और उनकी छवि एक सख्त, तुरंत फैसले लेने वाले प्रशासक की थी। मैंने भी यही पढ़ा है कि वित्त और योजना मामलों पर उनकी पकड़ जबरदस्त थी। कहते हैं कि महाराष्ट्र का बजट उनसे बेहतर कोई नहीं समझता था। ये बात 100% सच है। उन्होंने ही महाराष्ट्र का बजट सबसे ज्यादा बार पेश किया है। उन्हें राज्य के हर जिले, हर तहसील के आर्थिक और सामाजिक समीकरणों की बहुत गहरी समझ थी। जब वो बोलते थे तो अधिकारी भी उन्हें बहुत ध्यान से सुनते थे। हाल में एनसीपी में विभाजन हुआ, वो अपने चाचा से अलग हो गए, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं पर उनकी पकड़ आज भी बहुत मजबूत थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल, महाराष्ट्र की महायुति सरकार पर इसका क्या असर पड़ेगा? देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं और सरकार में बीजेपी है, शिंदे गुट की शिवसेना है और अजीत पवार की एनसीपी। क्या सरकार की स्थिरता को कोई खतरा है? अगर आप सिर्फ आंकड़ों के हिसाब से देखें तो सरकार की स्थिरता पर फिलहाल कोई तत्काल खतरा नहीं है। 288 सदस्यों वाली विधानसभा में सरकार के पास 236 विधायकों का भारी बहुमत है। अजीत पवार के जाने से यह आंकड़ा थोड़ा कम जरूर होगा, लेकिन सरकार बहुमत से काफी ऊपर रहेगी। लेकिन राजनीति सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है ना? अजीत पवार सरकार में एक संतुलन बनाने वाली शक्ति थे। उनके जाने से जो एक राजनीतिक शून्य पैदा हुआ है, उसका असर ज्यादा गहरा होगा। इस शून्य को आप कैसे देखती हैं? मतलब इसका असर किन किन स्तरों पे दिखेगा? सबसे पहला और सीधा असर तो उनके अपने एनसीपी गुट पर पड़ेगा। अजीत पवार ही उस गुट का चेहरा थे, उसकी ताकत थे, पहचान थे। अब सवाल यह है कि उनकी जगह कौन लेगा? उनके बाद पार्टी में नंबर 2 का कोई ऐसा सर्वमान्य नेता नहीं है। क्या उनके विधायक एक साथ रह पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और क्या ये शरद पवार के लिए एक मौका हो सकता है कि वो इन विधायकों को वापस अपने खेमे में ले आएं? ये एक बहुत ही दिलचस्प संभावना है। देखिए, राजनीति में भावनाएं बहुत मायने रखती हैं। इस दुख की घड़ी में हो सकता है कि कुछ विधायक भावनात्मक रूप से शरद पवार की तरफ वापस झुकें, और शरद पवार एक बहुत अनुभवी नेता हैं, वो इस स्थिति को जरूर देख रहे होंगे। दूसरी तरफ बीजेपी भी नजर रखेगी। क्या वो अजीत पवार के गुट के विधायकों को सीधे अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिश करेगी? तो आने वाले कुछ हफ्ते एनसीपी के भविष्य के लिए बहुत अहम होने वाले हैं। और प्रशासन के स्तर पर क्या असर होगा?
प्रशासन के स्तर पर एक बहुत बड़ा वैक्यूम पैदा होगा। जैसा हमने कहा, वित्त और योजना जैसे अहम मंत्रालय उनके पास थे। उस अनुभव और उस प्रशासनिक पकड़ वाले नेता को ढूंढना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। अजीत पवार की एक और खास बात थी, वो गठबंधन के भीतर अपनी पार्टी के हितों के लिए बहुत मजबूती से खड़े रहते थे। अब उनकी आवाज नहीं होगी तो गठबंधन के भीतर शक्ति का जो संतुलन है वो भी बदलेगा। एक आखिरी बात जो उनके काम करने के तरीके को दिखाती है, वो उस दिन बारामती जा ही क्यों रहे थे? ये जानकारी बहुत अहम है। महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के चुनाव चल रहे हैं और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री होने के बावजूद उस एक दिन में बारामती में 4 चुनावी सभाओं को संबोधित करने जा रहे थे। ये दिखाता है कि वो जमीनी राजनीति से कितने ज्यादा जुड़े हुए थे। बड़ी बड़ी नीतिगत फैसले लेने के साथ साथ वो अपने क्षेत्र के एक एक कार्यकर्ता और चुनाव को कितनी गंभीरता से लेते थे। तो हमने इस दुखद घटना के हर पहलू को समझने की कोशिश की है। एक तरफ विमान का मलबा, ब्लैक बॉक्स और जांच की एक जटिल प्रक्रिया है, और दूसरी तरफ महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में एक तूफान है, जहां एक बड़े नेता के जाने से जो शून्य फैला हुआ है उसे भरने की कोशिशें अब शुरू हो जाएंगी। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि कैसे ये एक घटना हमें 3 अलग-अलग दुनियाओं की झलक देती है। एक है एविएशन की दुनिया, जो पूरी तरह से विज्ञान, डेटा और प्रोटोकॉल पर चलती है। यहाँ विशेषज्ञ हफ्तों, महीनों तक एक-एक सबूत को जोड़कर सच तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। दूसरी दुनिया है राजनीति की, जो भावनाओं, समीकरणों और मौकों पर चलती है। यहाँ अगले कुछ दिनों में ही नई समीकरण बनने बिगड़ने लगेंगे। और तीसरी दुनिया हम सब की है, जो ये देखती है कि कैसे तकनीक और राजनीति की अनिश्चितता किसी की भी जिंदगी को एक पल में बदल सकती है। एक बड़े नेता का यूं अचानक चले जाना हमें याद दिलाता है कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। और अंत में एक विचार जिसके बारे में और सोचा जा सकता है, हमारे स्रोतों में एक दिलचस्प सवाल उठाया गया है। सवाल ये है कि भारत में उप मुख्यमंत्री या डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर पद की संवैधानिक स्थिति क्या है? ये एक ऐसा पद है जो हम खासकर गठबंधन सरकारों में अक्सर सुनते हैं, लेकिन क्या भारतीय संविधान में इसका कोई जिक्र है? क्या इस पद के पास कोई विशेष शक्तियां होती है, या ये सिर्फ राजनीतिक संतुलन साधने के लिए बनाया गया एक पद है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस घटना के बाद और भी प्रासंगिक हो गया है और जिस पर आगे खोज की जा सकती है।